Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of permutations and combinations that have appeared in ZAT in previous years. अगर ZAT के लिए permutation and combination का मेरा refresher वीडियो नहीं देखा है आपने तो यू कैन ऑलवेज चेक आउट दैट. मैं लिंक पिन कर दूंगा उसका टॉप पे. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ZAT 2017. अच्छा, स्पेशली इन दीज रिसेंट ईयर्स ZAT में जो क्वेश्चन आ रहे हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के, एज सच दे आर मोर प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जहाँ पे कि PNC का यूज़ हो रहा है. दैट इज़ वाई ये जो क्वेश्चन हमने लिया है ये 5-6 साल पुराना है. क्लियर है? सो जब प्रोबेबिलिटी वाला हम सेशन करेंगे तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस देखेंगे जहाँ पे कि PNC का एप्लीकेशन होगा. और हर ईयर ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन तो सर्टेन है, तो इस बार भी एक क्वेश्चन तो आना है. तो इस टॉपिक को स्किप करना तो नहीं है, समझना है अच्छे से और सॉल्व करने हैं. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं PNC का. An institute has 5 departments and each department has 50 students. If students are picked up randomly from all 5 departments to form a committee, what should be the minimum number of students in the committee so that at least one department should have representation of minimum 5 students? That is the condition. जब भी ये वाले क्वेश्चंस आए, करना क्या है हमें? An institute has 5 departments, हर एक डिपार्टमेंट में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स each. And we are picking up students randomly from all 5 departments to form a committee. Question is, what should be the minimum number of students that we have to take so that at least कम से कम एक ऐसा डिपार्टमेंट तो जरूर हो जिसमें कम से कम 5 स्टूडेंट हो. यानी कि कौन सा केस हमारा काम नहीं करेगा? जबकि सारे डिपार्टमेंट से 4-4 स्टूडेंट आ जाएं तो वो केस काम नहीं करेगा. कम से कम एक ऐसा डिपार्टमेंट हो जहाँ से कि 5 स्टूडेंट आए. जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो हमेशा हम वर्स्ट केस सिनारियो लेंगे यहाँ पे. व्हाट डू आई मीन बाई दैट? कि जो सबसे बुरा हो सकता होगा हम ये मानेंगे वो सबसे बुरा हुआ है. ठीक है? क्योंकि हमें इस बात की गारंटी चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिले ही मिले, यानी कि मिनिमम एक जैसा ऐसा जरूर हो जिसमें कि 5 स्टूडेंट मिले. तो अगर हम ये केस ले लें कि पांचों डिपार्टमेंट से 4-4 स्टूडेंट हमें मिल गए, हमने 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए लेटर से, तो हमें हर एक डिपार्टमेंट से 4 मिल गए, 4-4 स्टूडेंट्स हर एक डिपार्टमेंट से मिल गए. यानी ये वर्स्ट केस सिनेरियो है. हो सकता है इसी में हमें 5 मिल जाए, हो सकता है हम 5 ही स्टूडेंट सेलेक्ट करें और सारे के सारे ऑल द 5 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट. ये पॉसिबल है, बट ये डेफिनेट तो नहीं है ना. डेफिनेट तो नहीं है, तो हम वर्स्ट केस सिनेरियो इसलिए लेते हैं सो दैट हमारे पास एक गारंटी हो जाए कि अगर हमने 20 स्टूडेंट सेलेक्ट किए तो ये तो पक्का है कि हर एक डिपार्टमेंट से 4-4 होंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में भी. ठीक है? वर्स्ट केस सिनेरियो इस बात का मतलब ये हुआ कि मिनिमम 4 तो होंगे, मिनिमम 4 तो होंगे. कोई ऐसा डिपार्टमेंट तो जरूर होगा जिससे कम से कम 4 होंगे. ठीक है? इसका ये मतलब हुआ. ये नहीं हुआ मतलब कि हर एक डिपार्टमेंट से 4-4 होंगे. ये तो एक पर्टिकुलर केस हमने लिया. ऐसा भी हो सकता है कि एक डिपार्टमेंट से 8 हो, एक से 10 हो, बाकियों से 0-0 हो, और एक से 2 होंगे. टोटल 20 तो होना चाहिए. ठीक है? ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है 2 डिपार्टमेंट से कोई भी नहीं आया. बट ऐसे केस में क्या हुआ कि हमारा एक डिपार्टमेंट से 10 मिल गए, एक से 8 मिल गए, और हमारा केस क्या करें? मिनिमम 5 चाहिए हमको, मिनिमम 5 चाहिए, ये तो कह रहा है. तो यानी कि इस केस में हमारा एक केस सेटिस्फाई हो गया, इसलिए हमने वर्स्ट केस सिनेरियो लिया जबकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. तो अभी भी हमें 20 स्टूडेंट्स लेने के बाद भी हमें 5 स्टूडेंट नहीं मिले हैं किसी डिपार्टमेंट से, बिकॉज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए सारे के सारे स्टूडेंट्स. ठीक है? तो लेकिन जब हम 21 स्टूडेंट लेंगे तो वो इन पांचों में से किसी एक डिपार्टमेंट में जाएगा. अब जो अगला स्टूडेंट लेंगे वो किसी एक डिपार्टमेंट में जाएगा, तो किसी एक जिस भी डिपार्टमेंट में जाएगा उस डिपार्टमेंट से हमें 5 स्टूडेंट मिल जाएंगे, उस डिपार्टमेंट से 5 स्टूडेंट मिल जाएंगे. सो इन दैट केस आवर आंसर विल बी 21. क्योंकि अगर हमने 21 स्टूडेंट लिए तो ये तो पक्का है कितना भी खराब सिचुएशन क्यों ना हो, भले पहले 20 में 4-4 हमने डिवाइड कर दिए, बट जो 21st होगा स्टूडेंट वो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में 5 स्टूडेंट कर देगा. दैट इज फॉर श्योर. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Next is Harry and Sunny have randomly picked 5 cards each from a pack of 10 cards, numbered from 1 to 10. Who has randomly picked the card with number 2 written on it? That is the question. Harry और Sunny ने 5 कार्ड randomly pick किए हैं. एक 10 कार्ड्स का पैक है उसमें से, और 10 कार्ड्स जो नंबर्ड हैं, they are numbered from 1 to 10. टोटल सम कितना आएगा सारे कार्ड्स का? 1 to 10 है, यानी कि n into n plus 1 by 2, यानी 10 into 11 by 2. टोटल सम तो आएगा 55. दैट इज फॉर श्योर. बट क्वेश्चन पूछा है हु हैज रैंडमली पिक द कार्ड विद नंबर 2 रिटन ऑन इट. ये हम सिर्फ और सिर्फ सम से कैसे पता लगा सकते हैं? कुछ तो और एडिशनल पता हो तो डेफिनेटली बिना इन कंडीशंस के तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है. अब फर्स्ट कंडीशन को लेते हैं. फर्स्ट कंडीशन इज सम ऑफ द नंबर्स ऑन द कार्ड्स पिक्ड बाय हैरी इज 5 मोर देन दैट ऑफ सनी. यानी हैरी ने जो कार्ड्स पिक किए हैं वो सनी के पिक्ड कार्ड्स के नंबर्स
कि सम से 5 ज़्यादा है, 5 सम ज़्यादा है हैरी का। तो अगर कभी भी हमें इस तरह से गिवन हो कि 5 सम ज़्यादा है, 2 केसेस हैं, ठीक है, तो अगर हैरी के कार्ड्स x हैं तो सनी के x-5 होंगे, या अगर सनी के कार्ड्स को हम x मान लेंगे तो हैरी के x+5 होंगे, और दोनों का सम 55 आ रहा है, विच इंप्लाइज कि हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू 25, यानी कि अगर सनी के 25 सम आ रहा है तो हैरी के केस में सम विल बी 30। एक केस में सम 30 आएगा हैरी के केस में, और सनी के केस में 25 आएगा। अब हम क्या इससे हम डिड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्टली कि सनी के पास कार्ड होगा नंबर 2 या फिर हैरी के पास होगा। लेट अस थिंक अबाउट इट। तो 25 सम बनाना है 5 कार्ड से। एक एग्जांपल सबसे सिंपल हो सकता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले 13579, बट अगर मैंने ये वैल्यू लिया है 13579 तो यहाँ पे सम तो 25 आ रहा है, बट कार्ड 2 किसके पास आ रहा है, हैरी के पास आएगा, बचे हुए कार्ड तो हैरी के पास होंगे। बट क्या सिर्फ यही सम पॉसिबल है? नहीं, अब इसमें से किसी एक नंबर को रिप्लेस कर देते हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब हमें चाहिए कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए कि 2 का कार्ड क्या सनी के पास आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ये तो चेक करना है। तो अगर हम 3 को 2 से रिप्लेस कर दें, यानी कि 1 डिक्रीज किया हमने एक वैल्यू को, तो एक वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा, यानी कि अब कॉम्बिनेशन ये बन गया 1 2 5 7 10, ये भी सम 25 आ रहा है, लेकिन इस बार जो 2 का कार्ड है, कार्ड नंबर 2, दैट इज विद सनी, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से अकेले वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि कार्ड नंबर 2 हैरी के पास आएगा या सनी के पास आएगा, क्योंकि हमने दोनों तरह के केसेस देख लिए हैं। तो अकेला तो दिस इज नॉट सफिशिएंट, NS नॉट सफिशिएंट। क्या अकेले स्टेटमेंट 2 से ये पता लगा सकते हैं? लेट अस चेक। स्टेटमेंट 2 कह रहा है वन हैज एग्जैक्टली 4 इवन नंबर्ड कार्ड्स व्हाइल द अदर हैज एग्जैक्टली 4 ऑड नंबर्ड कार्ड्स। अब इस बार पहले वाले स्टेटमेंट को भूल जाना है कि सम 30 है 25 है, ठीक है, सम कुछ भी हो सकता है। एक के पास में 4 इवन नंबर्ड कार्ड्स हैं, जबकि दूसरे के पास में 4 ऑड नंबर्ड कार्ड्स हैं। बट इससे क्या पता चलेगा? थिंक अबाउट इट। इससे क्या पता चलेगा हमको? भाई 4 इवन नंबर्ड कार्ड है, 4 ऑड नंबर कार्ड है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हैरी के पास, अब ये भी नहीं कहा है कि किसके पास 4 इवन नंबर्ड कार्ड्स हैं, और अगर ये पता भी होता है तो भी ऐसा हो सकता है ना कि 2 4 6 8 ये 4 इवन नंबर्स कार्ड हैरी के पास है और 10 सनी के पास है, या फिर ऐसा हो सकता है और 5वां कार्ड कुछ भी रख लो, ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हमारा रिजल्ट हमें क्या चाहिए, 2 नंबर कार्ड किसके पास है। या फिर ऐसा हो सकता था कि 4 6 8 और 10 हैरी के पास होते और 2 सनी के पास होता, यानी कि यहां से भी हम कुछ भी डिड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से वी कैन नॉट डिड्यूस कि 2 नंबर्ड कार्ड किसके पास होगा, किसी के भी पास हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज ऑल्सो नॉट सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। क्या दोनों मिला के सफिशिएंट हो सकते हैं? जब हम दोनों स्टेटमेंट को मिला देंगे तो दोनों इंफॉर्मेशन हमको एडिशनल मिल गई। एक इंफॉर्मेशन है कि हैरी का जो कार्ड्स हैं उनका सम है 30, हैरी के कार्ड्स का सम इज 30 और सनी के कार्ड्स का सम इज 25। एंड वी नो कि एक के पास 4 इवन नंबर्ड कार्ड्स हैं और दूसरे के पास में एग्जैक्टली 4 ऑड नंबर्ड कार्ड्स हैं, यानी कि एक के पास 4 इवन होंगे, 4 इवन 1 ऑड, और दूसरे के पास होंगे 4 ऑड 1 इवन। अब अगर एक के पास 4 इवन और 1 ऑड है तो उसका सम बताओ क्या होगा, सम इवन होगा कि ऑड होगा? बिकॉज हमारा एक का सम आ रहा है 30, एक आ रहा है 25, यानी एक सम हमारा इवन है, एक सम ऑड है। तो डायरेक्टली यहां से हम ये चीज चेक कर सकते हैं, अगर 4 इवन है 1 ऑड है तो डेफिनेटली सम विल बी ऑड, सम ऑड होगा, क्योंकि 4 इवन का सम इवन होगा, प्लस 1 ऑड ऐड कर दोगे तो ऑड हो जाएगा। सेकंड केस में सम डेफिनेटली इवन होगा, क्योंकि 4 ऑड का सम इवन होगा, प्लस एक इवन ऐड कर रहे हो, डेफिनेटली सम इवन होगा। और सम ऑड हमारा किसका आ रहा है? ऑड सम आ रहा है हमारा सनी का, यानी कि सनी के पास 4 इवन कार्ड होंगे और एक ऑड कार्ड होगा, 4 इवन एंड 1 ऑड, और सम है सनी का 25। और हैरी के पास में 4 ऑड और एक इवन कार्ड होगा और सम होगा 30, सम होगा 30। क्लियर है? यानी कि 2 4 6 8 और 10 में से 4 कार्ड्स आने वाले हैं किसके पास में? सनी के पास में। अब ये कौन से 4 होंगे चेक करते हैं। तीनों का, पांचों का सम कितना आ रहा है? सम ऑफ ऑल 5 इवन नंबर्स कितना है? सम ऑफ ऑल 5 इवन नंबर्स इज 30। ऑल 5 इवन नंबर्स का सम आ रहा है 30। तो अगर हम 2 को रिमूव कर दें इसमें से, इफ वी रिमूव 2 फ्रॉम इट, क्योंकि 4 इवन कार्ड्स हमको देने हैं सनी को, 4 इवन कार्ड्स हमको देने हैं सनी को, तो अगर हम 2 को इससे रिमूव करते हैं, नहीं देते हम सनी को, ठीक है, 2 हम सनी को नहीं देते हैं, तो क्या सनी के पास सम 25 बनना पॉसिबल है? थिंक अबाउट इट। अगर हमने 2 कार्ड नहीं दिया है सनी को, तो हमने कार्ड दिए 4 6 8 एंड 10, तो ये सम कितना हो गया? ऑलरेडी इनका सम 28 हो गया है, विच इज ग्रेटर देन 25, और एक और कार्ड भी ऑड वाला देना बाकी है। तो डेफिनेटली ये वाला केस क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। एंड इफ दिस इज नॉट पॉसिबल, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली हमको सनी को 2 कार्ड तो देना ही पड़ेगा, 2 कार्ड तो सनी से नहीं छीन सकते।
2 कार्ड तो सनी से नहीं छीन सकते, यानी कि 2 वाला कार्ड किसके पास होगा, डेफिनेटली सनी के पास होगा। तो यहां से हमें आंसर मिल रहा है दैट इज इक्वल टू सनी, सनी के पास होगा। क्लियर है? अब क्या ये सॉल्यूशन पॉसिबल भी है, ये भी तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम लेट अस से हमने 8 वाले कार्ड को रिमूव किया सनी से, यानी कि सनी को कार्ड दिया 2, 4, 6 और 10 वाले, तो सम कितना हो जाएगा, सम बचेगा 30 - 8, 30 - 1 यानी कि इनका सम है 22, और सम चाहिए हमको 25, यानी कि जो 5th कार्ड होगा सनी के पास जो कि ऑड नंबर कार्ड है वो होगा 3, होगा 3। तो 2, 4, 6 + 10 + 3 दैट विल बी इक्वल टू 25, यानी कि सनी के पास डेफिनेटली 2 वाला कार्ड तो पक्की से बात है और सॉल्यूशन बन भी रहा है इससे। ऑप्शन सी विल बी द आंसर, दैट स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर बट नीदर अलोन। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग बिकॉज केसेस बनेंगे यहाँ पे, बट क्या लॉजिक क्लियर हुआ? ठीक है, और जैट में हमारे पास टाइम तो रहता है, एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम रहता है वहाँ पे, तो दिस इज अ वेरी डूएबल क्वेश्चन। क्या समझ में आता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज इन अ लोकेलिटी देयर आर 10 हाउसेज इन अ रो ऑन ए पर्टिकुलर नाइट a thief planned to steal from 3 houses of the locality. In how many ways can he plan such that no 2 of them are next to each other? एक लोकेलिटी में 10 हाउसेज हैं और एक पर्टिकुलर नाइट पे एक थीफ ने सोचा कि चोरी करनी है, हमको प्लान करना है चोरी और 3 घरों से चोरी करनी है। बट उस थीफ की एक कंडीशन है, चोरों की भी कंडीशन है, ठीक है, कि 3 घरों से वो चोरी करेगा बट वो घर अड़ोस पड़ोस में नहीं होने चाहिए। नो 2 ऑफ देम आर नेक्स्ट टू ईच अदर, अगल बगल वाले घरों में चोरी नहीं करेगा, थोड़े घर छोड़ के चोरी करेगा। तो 10 हाउसेज है, क्या अप्रोच होना चाहिए इसमें? ओके, नाउ लेट अस से कि चोर ने पहले वाले घर में चोरी कर ली। जैसे वो पहले घर में चोरी करेगा, अब उसके बाद उसको पता है बॉस अगले वाले में नहीं करनी, क्योंकि नेक्स्ट वाले में नहीं करनी, यानी कि अब ये जो अगला वाला है, नेक्स्ट वाला है, दैट इज नॉट पॉसिबल, वहां पे चोरी नहीं हो सकती, वो वाला घर सेफ है। बाकी थर्ड में हो सकती है, फोर्थ में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। अब लेटेस्ट से अगला वाला इसने फिर चूज किया, 5th वाला हाउस चूज किया। अगर 5th वाला हाउस से चूज कर रहा है तो इसके बाद में ये पता है हमको कि 6th वाले में चोरी नहीं हो सकती। हम एक सीक्वेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो 6th वाले में चोरी नहीं हो सकती, तो 6th वाला रिजेक्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट होगा वो इन चारों में से कोई भी होगा चलेगा, कोई भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि 3 केसेस अगर हम बना रहे हैं, 3 हाउसेज अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि अगर हमने पहला चूज किया है तो सेकंड में नहीं हो सकती, अगर हमने 5th चूज किया तो 6th में नहीं हो सकती। क्या ये बात क्लियर है? और फिर कोई भी चूज कर लो, लेटेस्ट हमने ये वाला चूज कर लिया। एक और केस बनाते हैं ताकि बेहतर समझ में आए, क्योंकि अभी हमने वार्डर वाले केस लिए। लेटेस्ट से हमने थर्ड वाला हाउस सबसे पहले चूज किया, एक सीक्वेंस में ही चूज कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड चूज किया तो फर्स्ट और सेकंड हम नहीं चूज करेंगे, क्योंकि वो चले गए, वो निकल गए, उनको नहीं चूज किया, क्योंकि चोर तो ऐसे ही चूज करेगा ना। उसने थर्ड वाले को चूज किया, अब थर्ड को चूज करने के बाद वो अगला वाला यानी 4th वाले को चूज नहीं करेगा, आगे कुछ भी चूज कर सकता है। तो लेटेस्ट से उसने 7th वाला चूज किया, तो फिर अब उसके अगला वाला नहीं चूज करेगा, और फिर उसके आगे कुछ भी चूज कर सकता है। लेटेस्ट से 9th वाला चूज कर लिया। बेसिकली पॉइंट क्या है इस बात को समझने का, कि अगर चोर ने, इफ द थीफ हैज सेलेक्टेड हाउस नंबर आई, अगर हाउस नंबर आई थीफ ने सेलेक्ट किया हुआ है, तो फिर वो i+1 को सेलेक्ट नहीं करेगा, i+1 कैन नॉट बी सेलेक्टेड। और फिर अगर सेकंड वाला हाउस ने हाउस नंबर जे थीफ ने सेलेक्ट किया है, देन ही कैन नॉट सेलेक्ट हाउस नंबर j+1, ये भी सेलेक्ट नहीं कर सकता है। तो यानी कि कितने हाउसेज ऐसे हैं 10 में से जो कि वो कभी सेलेक्ट नहीं करेगा। भाई अगर आई को सेलेक्ट किया है तो i+1 नहीं करेगा, जे को किया है j+1 नहीं करेगा, यानी कि 3 टोटल सेलेक्ट करने हैं, पहले और दूसरे में ये क्वेश्चन बतेगा, यानी कि 2 ऐसे हाउसेज होंगे 10 में से जो कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे। क्या ये बात समझ में आती है? 10 में से 2 ऐसे हाउसेज वो हमेशा डिफरेंट होंगे, ठीक है, बट 2 ऐसे हाउसेज जरूर होंगे जो कि कभी भी सेलेक्ट नहीं होंगे, यानी कि हमेशा वो जो सिलेक्शन करेगा वो 10 में से सिर्फ 8 हाउसेज में से करेगा। ही विल ऑलवेज बी सेलेक्टिंग 3 हाउसेज आउट ऑफ 8 हाउसेज। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, हमेशा वो 10 में से 8 हाउसेज में से ही 3 का सिलेक्शन करेगा, क्योंकि जो पहला उसने सेलेक्ट किया उसके बगल वाला नहीं सेलेक्ट होगा, और दूसरा सेलेक्ट किया उसके बाद वाला नहीं सेलेक्ट होगा, बगल वाला यानी बाद वाला, बिकॉज हम एक सीक्वेंस में सिलेक्शन कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि 10 में से सिर्फ 8 हाउसेज में से सिलेक्शन होने वाला है और 3 हाउसेज का, यानी कि 8C3 विल बी अवर आंसर। सो 8 into 7 into 6 by 3 into 2, 56 will be our answer. In this case, option A. क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इज इट क्लियर? कोई समस्या? या फिर इसको ऐसे देख लो, अगर यहां पे कंफ्यूजन आ रहा है कि 10 हाउसेज टोटल है, 10 हाउसेज है, इसमें से 3 ऐसे हाउसेज हैं जिनमें की थीफ चोरी करेगा, एंड 7 हाउसेज आर जहां पे की थीफ चोरी नहीं करेगा।
और हमारे लिए कंडीशन क्या है, ये जो 3 हाउसेज हैं ये अगल बगल नहीं होने चाहिए। ये ऐसे ही समझो कि 7 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं और 3 लड़कियां कभी साथ में नहीं बैठेंगी, ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, ठीक है, कि 7 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं, लड़कियां कभी साथ में नहीं बैठेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले लड़कों को बिठाएंगे। तो पहले तुम ये जो 7 लड़के हैं हमारे, 7 ऐसे घर हैं जहां पे कि चोर चोरी नहीं करने वाला, पहले इनको अरेंज कर दो। कितने तरीके से अरेंज हो गए, ये अरेंज हो गए 7 फैक्टोरियल तरीकों से, ठीक है, या इनको रख दो, ठीक है, ऐसा अरेंज नहीं करना, मतलब इनको रख दिया हमने, अरेंजमेंट नहीं चाहिए हमको, बट ये 7 हाउसेज हमने पहले रख दिया, ठीक है, हाउस 1 हाउस 2 ये सारे के सारे हमने 7 रख दिए, 7 हाउसेज हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 3 हाउसेज हैं वो ऐसे रखने हैं हमको कि वो साथ में ना आए, तो यानी कि उनको किन प्लेसेस में रख सकते हैं, इन प्लेसेस में, या तो बॉर्डर पे रख दें, बिल्कुल एंड पॉइंट पे रख दें, और या फिर बीच में रख दें इनके, और एक ही एक रख सकते हैं एक बार में। टोटल कितने हुए, बीच में हुए 6 प्लेसेस और बॉर्डर पे हुए 2, 6 + 2 8, और इन 8 में से 3 प्लेसेस को हमें सेलेक्ट करना है, तो आंसर विल बी 8C3। क्या ये बात क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड CHCJL बी अरेंज्ड इन इंग्लिश डिक्शनरी, व्हाट विल बी द 50th लेटर? 50th वर्ड क्या होगा, 50th वर्ड क्या होगा? और डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो सबसे पहले डिक्शनरी ऑर्डर में लिख देते हैं इन लेटर्स को। सी आएगा, फिर 2 सी हैं तो ऑब्वियसली दोनों सी ऑर्डर में तो साथ में ही रहेंगे, ठीक है, देन देयर विल बी H, देन J, देन L, दिस इज द डिक्शनरी ऑर्डर। क्लियर है? सबसे पहले वर्ड्स हमारे किससे बनेंगे? सबसे पहले वर्ड्स हमारे बनने वाले हैं सी से, सी और उसके बाद के 3 लेटर्स। कितने वर्ड्स बनेंगे? बाद के तीनों डिफरेंट हैं तो 3 फैक्टोरियल, 6 वर्ड्स बन जाएंगे सी से। फिर वर्ड्स बनेंगे हमारे सी एच से, फिर सी एच से वर्ड बनेंगे, और सी एच से कितने वर्ड बनने वाले हैं हमारे? इनफैक्ट इतना हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना, सी से सबसे पहले वर्ड्स देखते हैं। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गया था कि CHCJL का हमें ऑर्डर निकालना है, ठीक है। सी से कितने वर्ड्स बनेंगे, सी से कितने वर्ड्स बनने वाले हैं? जब हमने सी से स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड को, तो बाद के 4 और चारों डिफरेंट है। अब H, C, J और L आने वाला है, 4 फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज होगा, यानी 24 वर्ड्स बनेंगे जो कि स्टार्ट करेंगे सी से, 24 वर्ड्स। फिर बनाएंगे हम वर्ड्स H से। H से कितने वर्ड्स बनने वाले हैं? H से बनेंगे, जब हम H से वर्ड्स बना रहे हैं तो हमारे पास 4 लेटर्स अवेलेबल हैं, बट 2 सी हैं, ये ध्यान रखना है, 2 सी हैं और J है और L है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल करेंगे क्योंकि 2 सी हैं, यानी कि 12 वर्ड्स बनेंगे हमारे H से, और फिर J से भी 12 वर्ड्स बनेंगे। टोटल हमें 50th वर्ड चाहिए, यानी कितने वर्ड्स बन चुके हैं? 24 + 12 + 12, यानी कि 48 वर्ड्स तो C, H और J से हमारे बन गए। अब L से वर्ड बनाना है, L से वर्ड बनाना है, और बस सेकंड वर्ड जो बनेगा वही हमारा आंसर होगा। तो L से पहला वर्ड कौन सा बनेगा? सबसे पहले L लिखा, और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर्स को लिख दो, इन लेटर्स को CCHJ, LCCHJ, दिस इज अवर 49th वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड में लास्ट वाले 2 को स्वैप कर दो, so this will be LCCJH, this will be our 50th word, option C will be the answer। क्लियर? ठीक है, सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। For every 3-digit even number, Hari took the product of its digits, then he added all of these products together. Find the last 3 digits of the number obtained by Hari। अच्छा सवाल है, और किसी स्टूडेंट ने ये शेयर किया था, दिस इज नॉट ZPYQ, बट अच्छा सवाल लगा मुझे, तो मुझे लगा कि क्योंकि PNC के स्टेट अवे थोड़े से कम है, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप के ऐड कर लेते हैं, सो दैट ये नंबर सिस्टम का भी क्वेश्चन हो सकता है, PNC में भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ेगा PNC का। तो 3 डिजिट के इवन नंबर्स हैं, और उनका क्या कर रहा है, हरी ने प्रोडक्ट लिया है हर एक डिजिट का, फॉर एवरी 3 डिजिट इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नंबर लेते हैं 124, तो प्रोडक्ट होगा 1 × 2 × 4, so that is equal to 8। हरी ने प्रोडक्ट लिया हर एक डिजिट का, देन उसने क्या किया, ही एडेड ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स टुगेदर, सारे इन प्रोडक्ट्स को साथ में ऐड कर दिया, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय हरी। तो 124 में क्या आया प्रोडक्ट, 1 × 2 × 4 8 आया। लेट अस से हमने नंबर लिया होता 240, तो प्रोडक्ट कितना आता 2 × 4 × 0। नो, यहाँ पे एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब भी हमारे नंबर में 0 कहीं पे आ रहा है, तब तो प्रोडक्ट हो जाने वाला 0। तो 0 को कितनी बार भी ऐड करो क्या फर्क पड़ेगा,
सम तो जीरो ही आएगा। तो ऐसे नंबर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है हमको, हम बस उन नंबर्स को देखते हैं जहां पे कि कोई भी डिजिट जीरो नहीं आने वाला, क्योंकि उनका प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगा और वो ऐड करके कोई वैल्यू हमें बनाएगा अल्टीमेटली। ऐसे कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के? ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जिनमें कि कोई भी डिजिट जीरो नहीं आने वाली? ये बताओ, अगर कोई डिजिट हमें जीरो नहीं चाहिए, 3 डिजिट का नंबर चाहिए, कोई डिजिट जीरो नहीं चाहिए उसकी, तो पहले प्लेस पे 9 पॉसिबिलिटीज होंगी, सेकंड प्लेस पे 9 पॉसिबिलिटीज होंगी 1 से 9 तक, बट लास्ट में हमें चाहिए इवन नंबर, लास्ट में चाहिए इवन नंबर। तो अगर इवन नंबर चाहिए तो लास्ट के प्लेस पे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा 8 आएगा, जीरो नहीं आ सकता बिकॉज जीरो हमें चाहिए नहीं है। तो 9 इंटू 9 इंटू 4 ऐसे नंबर्स होंगे, 81 इंटू 4 324 नंबर्स, 324 नंबर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब फर्स्ट प्लेस पे हमारा या तो 1 आएगा या 2 या 3, तो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, इक्वली प्रोबेबल है सारे नंबर्स। सिमिलरली सेकंड प्लेस पे भी 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, और यूनिट डिजिट पे 2 4 6 8 में से कुछ भी आ सकता है। ये जो 3 ब्रैकेट हमने बनाए हैं, पहले ब्रैकेट में 9 नंबर्स हैं, दूसरे में 9 नंबर्स हैं और तीसरे में 4 नंबर्स हैं। ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है वही चीजें हमने लिख दी हैं ब्रैकेट में। अब ऐसे लिखा क्यों है? क्योंकि हमें चाहिए प्रोडक्ट का सम, सारे प्रोडक्ट का सम। अब यहाँ पे तुम किसी भी ब्रैकेट से कोई नंबर उठाओ, फॉर एग्जाम्पल हमने पहले ब्रैकेट से 2 उठाया, सेकंड से 3 उठाया और थर्ड से 4 उठाया, तो नंबर क्या है 234 और प्रोडक्ट क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। तो वो क्या इसमें इंक्लूडेड है? बिल्कुल इंक्लूडेड है, वो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंक्लूडेड है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी तुम नंबर लोगे जहां पे कि जीरो नहीं आने वाला, तो वो सब इस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है, उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा भी नहीं है। तो यही प्रोडक्ट जो हमारा है, दैट विल बी अवर रिजल्ट, दैट विल बी अवर सम ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? बिकॉज इस क्वेश्चन में एक्चुअल में यही बात समझना था, यही बात पिक करना था जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो हमारा सम आएगा, इन सारे वैल्यूज का, इन सारे प्रोडक्ट्स का सम ही हमारा जो है वही हमारा रिजल्ट आएगा। 1 से लेकर 9 तक का सम कितना आने वाला है? दैट विल बी 45 फॉर द 100 डिजिट, और सिमिलरली सेकंड डिजिट के लिए भी, 10 डिजिट के लिए भी 45 ही आएगा सम, और लास्ट में 2 + 4 + 6 + 8 दिस इज 14 + 6 20। तो टोटल सम आ जाएगा 45 इंटू 45 विच इज 2025, 45 का स्क्वायर है 2025 इंटू 20, तो आंसर आ जाएगा दिस इज 40500। बट क्वेश्चन में आंसर नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है लास्ट 3 डिजिट्स क्या होंगे, तो दोज विल बी 500। ऑप्शन सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा सवाल है थोड़ा सा, तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, आई नो, बट थोड़ा सा कोशिश करोगे तो मे बी ये चीज़ें क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज लिटिल पीका हु इज 5.5 year old हैज जस्ट लर्नड एडिशन। एडिशन उसने अभी अभी सीखा लिटिल पीका ने, हाउएवर ही डज नॉट नो हाउ टू कैरी, कैरी कैसे लेना है, हासिल कैसे लेना है उसको नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल ही कैन ऐड 14 and 5 बिकॉज 14 और 5 को ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 + 5 विल बी 4 + 5 9, 19 आ गया। बट डज नॉट नो हाउ टू ऐड 14 and 7 बिकॉज जब 14 को 7 से ऐड करोगे तो 4 + 7 हो गया 11। बट प्रॉब्लम है अब 11 कैसे कैरी लेगी, कैरी लेना लेगा उसको पता नहीं है। तो जहां पे भी कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी वहां पे लिटिल पीका से सॉल्व होगा नहीं, वो नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स between 1000 and 2000, both 1000 and 2000 included, can little pika add? How many pairs of consecutive integers can little pika add? So that is the question. तो कुछ एग्जाम्पल्स लेके इस बात को, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर हमारा नंबर, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है, तो अगर पहले वाले नंबर में यूनिट डिजिट हमारा 1 आ रहा है, दूसरे में 2 आ रहा है, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लिटिल पीका ऐड कर लेगी, 3 आ जाएगा, ऐड कर लेगा। पहले में 0 आ रहा है, दूसरे में 1 आ रहा है, तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी ऐड कर लेगा। पहले में 2 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, तो भी ऐड कर लेगा। 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो भी ऐड कर लेगा, 7 आएगा। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, तब भी ऐड कर लेगा, 9 आएगा। बट प्रॉब्लम तब होगा जबकि 5 आएगा पहले में और दूसरे में 6 आएगा, बिकॉज तब कैरी लेना पड़ेगा और इसको वो ऐड नहीं कर पाएगा। यानी कि वो 0 1 वाले केसेस ऐड कर लेगा, 2 3 वाले केसेस ऐड कर लेगा, 1 2 वाले भी, 1 2 वाला हाँ पहले लिखा हुआ है, 1 2 वाला भी ऐड कर लेगा, 3 4 4 5 ये सब केसेस वो ऐड कर लेगा। वो ऐड नहीं कर पाएगा इसके बाद वाले नंबर, यानी 5 + 6, 6 + 7, 7 + 8, 8 + 9 एटसेट्रा। ठीक है, ऑल्सो 9 + 0 भी ऐड कर लेगा, 9 + 0 भी ऐड कर लेगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो ये तो सारे नंबर्स वो ऐड कर लेने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत उसको नहीं होने वाली। क्या ये बात समझ में आती है यहां तक? तो कितने ऐसे नंबर्स हमारे बनने वाले हैं इस टाइप के? सो दिस वे वी नो कि 1 1 स्टार्ट करेगा 1000 से, तो 1001
1000 प्लस 1001 ये वो ऐड कर लेगा। देन 1001 प्लस 1002 इसको भी ऐड कर लेगा। 1002 प्लस 1003, दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली टाइम टेकिंग और केसेस में मिस होने का बहुत चांस है, तो दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली अ क्वेश्चन जहाँ पे कि अगर आपको समझ में आ रहा है तब तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप करना पड़ेगा, बिकॉज इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है कि हो सकता है कि तुम लॉजिक भी पकड़ लो पर फिर लास्ट में एक दो तुम्हारे नंबर मिस हो जाए, क्या कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो 1003 प्लस 1004 एंड देन 1004 प्लस 1005, इसके बाद वाला नंबर वो नहीं ऐड कर पाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब जैसे हमने यूनिट डिजिट के लिए बात किया है वही सेम बात हमको करनी पड़ेगी टेंस डिजिट के लिए भी, क्योंकि वहाँ पे तो यही सेम चीज़ होगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा नंबर हुआ 1050 और 1051, तो क्या इसको ऐड कर पाएगा लिटिल पी का? क्योंकि यहाँ पे तो कैरी लेना पड़ेगा उसको ना, नहीं ले पाएगा, नहीं ले पाएगा वो। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें भी उसको प्रॉब्लम होने वाला है, इसमें भी प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये हमारे नंबर्स कितने मिल गए हमको, और लास्ट में आएगा 1009 प्लस 1010, इसको भी वो ऐड कर लेगा, 6 नंबर्स हो गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 1010 से, वहाँ पे भी ऐसे 6 नंबर्स मिलने वाले हैं हमको। फिर नेक्स्ट आएगा 1020 से, 1030 से और 1040 से। तो इन पांचों सीक्वेंसेस में उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, यानी कि हर एक पे उसको कितने नंबर मिल रहे हैं, 6 × 5 30 नंबर्स मिल रहे हैं। 30 नंबर फ्रॉम 1000 टू 1100, आई मीन 1100। ठीक है, ये जो नंबर्स मिल गए इस सीक्वेंस पे, इस टाइप के। क्या ये क्लियर है? अब नेक्स्ट सीक्वेंस कब बनेगा, जबकि वो 1100 वाले में स्टार्ट करेगा, 1100 प्लस 1101 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी उसको 30 नंबर्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट होगा 1200 एंड सो ऑन, 30 यहाँ पे भी मिलेंगे। फिर 1300 पे भी 30 मिलेंगे और फिर 1400 पे भी 30 मिलेंगे। तो टोटल नंबर्स उसके हो गए 30 × 5, सो दैट इज 150। 150 तो आ गया वैल्यू। बट क्या ये सारे के सारे नंबर्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं? ठीक है, इतने में तो उसको दिक्कत नहीं होगा। ये तो हो गए हमारे टोटल 150 नंबर्स। अभी कुछ और नंबर्स हैं जो कि बचे हुए हैं जहां पे कि उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। थिंक अबाउट इट कि वो कौन से नंबर्स हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर्स कुड बी कि अगर 1099 प्लस 1100 को ऐड करेगा, ये नंबर अभी हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो क्या यहाँ पे कैरी लेना पड़ेगा उसको? कोई कैरी नहीं लेना पड़ेगा, तो ये भी वो इजीली कैलकुलेट कर पाएगा। सिमिलरली 1199 प्लस 1200, ये भी वो कैलकुलेट कर लेगा। सिमिलरली 1299 प्लस 1300, इसको भी कैलकुलेट कर लेगा। फिर 1399 1400, इसको भी कैलकुलेट कर लेगा। देन 1499 और 1500, यहाँ पे भी नहीं लेना पड़ेगा कैरी, सो ये इसको भी कैलकुलेट कर लेगा वो। तो ये 5 नंबर्स और एडिशनल हो गए 150 प्लस 5, क्योंकि अब अगला आएगा 1599, तो वहाँ पे 5 प्लस 6 कैरी लेना पड़ेगा, तो वो तो नहीं कर पाएगा वो। सो ये 5 और एडिशनल नंबर्स हो गए हमारे। फिर एक और नंबर हमारा बचता है, दैट इज 1999 प्लस 2000, बिल्कुल लास्ट वाला नंबर। यहां पे भी कैरी लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी और इस नंबर को भी वो कैलकुलेट कर लेगा। तो +1, दिस इज 156। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में तो स्किपेबल है, बिकॉज एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाओगे तो देयर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि कोई ना कोई नंबर तो मिस कर दोगे। बट अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है, कर सकते हो, तो यू कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट समझना इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर सिंपल क्वेश्चन आता है इस पर तो डेफिनेटली दैट क्वेश्चन शुड हैव बीन डन। ऑप्शन सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? और क्योंकि काउंटिंग भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ही पार्ट होती है, दैट इज वाई इस क्वेश्चन को परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ही लेना इज लॉजिकल। बाकी नंबर सिस्टम में भी इसको लिया जा सकता है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है, बहुत टाइम टेकिंग क्वेश्चन है डेफिनेटली, और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। जो भी कंफ्यूजन होता है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा समय लो, सो दैट इस क्वेश्चन को कुछ तो अपना टाइम दो, तो समझने में ज़्यादा मजा आएगा। द फुटबॉल लीग ऑफ अ सर्टेन कंट्री इज प्लेड अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। ईच टीम प्लेज एग्जैक्टली 1 गेम अगेंस्ट ईच ऑफ द अदर टीम्स, दैट इज द फर्स्ट रूल। यानी कि 2 टीमों के बीच में एक ही मैच हो रहा है। द विनिंग टीम ऑफ ईच गेम इज अवॉर्डेड 1 पॉइंट एंड द लूजिंग टीम गेट्स 0 पॉइंट। विनिंग टीम को मिलेगा 1 पॉइंट, लूजिंग टीम को मिलेंगे 0 पॉइंट। इफ अ मैच एंड्स इन अ ड्रॉ बोथ द टीम्स गेट हाफ पॉइंट। यानी इफेक्टिवली किसी भी मैच में अगर मैच में रिजल्ट आता है तो 1 पॉइंट मिलेगा जीतने वाले को, हारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। और रिजल्ट नहीं आता है, ड्रॉ होता है मैच, इन दैट केस ऑल्सो टोटल पॉइंट्स कितने डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, हाफ प्लस हाफ, यानी कि 1 पॉइंट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कि एक मैच का 1 पॉइंट टोटल डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो भले एक प्लेयर को मिले जीतने के केस में,
या फिर ड्रॉ के केस में दोनों प्लेयर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, बट टोटल एक मैच पे 1 पॉइंट मिलेगा. दैट इज फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर. और हर दो टीम्स के बीच में एग्जैक्टली एक मैच होगा. देन आफ्टर द लीग वॉज ओवर द टीम्स वर रैंक्ड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स दैट दे अर्नड एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट. तो एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट जितने पॉइंट्स जिसके आए उसके हिसाब से उनका रैंकिंग किया गया. एनालिसिस ऑफ द पॉइंट्स टेबल रिवील्ड द फॉलोइंग, वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली हाफ ऑफ द पॉइंट्स earned by each team were earned in games against the 10 teams which finished at the bottom of the table. Exactly half of the points earned by each team were earned in games against the 10 teams which finished at the bottom of the table. Then each of the bottom 10 teams earned half of their total points against the other 9 teams in the bottom 10. Basically पहले वाले से सेकंड वाला रिड्यूस होता है, बिकॉज जब ये लिखा है कि एक्जैक्टली हाफ द पॉइंट्स अर्नड बाय ईच टीम, तो ईच टीम में बॉटम 10 वाली टीम्स भी इंक्लूडेड है. तो पहले वाले से भी दूसरे वाला को रिड्यूस कर सकते हैं, पर उन्होंने एग्जाम में क्लैरिटी के लिए सेकंड वाला स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया. ठीक है, इज दैट क्लियर? यानी कि हाफ पॉइंट्स जो है किसी भी टीम के, वो बॉटम 10 वाली टीम से आए हैं, उनके खिलाफ मैचेस में जीत के आए हैं हाफ पॉइंट्स, और बचे हुए हाफ पॉइंट्स आएंगे कहीं और से. ये बात क्लियर है? सो बेसिकली इस यहाँ पे दो तरह का डिस्टिंक्शन है. एक तो जो टॉप की टीम्स है, कितनी है नहीं पता हमको, बट बॉटम की 10 टीम्स और उनके बीच में कंपैरिजन है. तो लेट्स अज्यूम कि बॉटम में 10 टीम्स है, बॉटम 10 टीम्स है, और टॉप पे n टीम्स मान लेते हैं. इसके ऊपर टोटल टीम्स हो जाएंगी इस केस में n+10. तो हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी n+10. दैट इज फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर कि n की जो वैल्यू निकलेगी वो आंसर नहीं होगा, n+10 आंसर होगा. n टीम्स टॉप पे है, बॉटम पे है 10 टीम्स. टोटल मैचेस कितने होंगे? टोटल मैचेस कितने होंगे? तो कुछ मैचेस होंगे जो n टीम्स आपस में खेलेंगी, कुछ मैचेस होंगे जो बॉटम की 10 टीम्स आपस में खेलेंगी, और कुछ मैचेस होंगे जो कि n टीम्स जो ऊपर की हैं वो बॉटम 10 के साथ में खेलेंगी. टॉप की 10 टीम्स बॉटम 10 के साथ में कुछ मैचेस खेलेंगी. टोटल मैचेस कितने होंगे? तो टोटल मैचेस होंगे n टीम्स के आपस में NC2, इन n टीम्स के बॉटम 10 के साथ में 10n, और बॉटम 10 के बीच में होंगे 10C2. सो NC2 प्लस 10n प्लस 10C2, ये टोटल मैचेस हुए. क्या ये बात क्लियर है? इनमें से जो टॉप की n टीम्स है वो ये मैचेस खेलने वाली है, और जो बॉटम की 10 टीम्स है वो ये मैचेस खेलने वाली है. यहां तक बात क्लियर है? ओके, पेशेंस के साथ में क्वेश्चन को समझना है. ठीक है, बाद में कोई दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले समझने की कोशिश करनी जेन्युइनली इसको. बाद में नहीं समझ में आता है बहुत तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट किसी इजी क्वेश्चन के लिए ये डेफिनेटली हमारा फाउंडेशन बन सकता है. क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एग्जैक्टली. बॉटम 10 टीम्स के बारे में बात करें. बॉटम 10 टीम्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ईच ऑफ द बॉटम 10 टीम्स अर्नड हाफ ऑफ देयर टोटल पॉइंट्स अगेंस्ट द अदर 9 टीम्स इन द बॉटम 10. बॉटम 10 टीम्स ने कितने मैचेस खेले आपस में? आपस में कितने मैचेस खेले? 10C2 आपस में खेले हैं, विच इज 45 मैचेस. और अगर 45 मैचेस उन्होंने खेले हैं तो 45 मैचेस में टोटल 45 पॉइंट्स मिले होंगे. किसको मिले ये फर्क नहीं पड़ता, बट इन 10 टीम्स में ही किसी को मिले होंगे. यानी कि बॉटम 10 टीम्स को टोटल आपस के मैचेस से, अपने बीच के मैचेस से, बॉटम 10 के बीच के मैचेस से टोटल 45 पॉइंट्स मिले हैं. क्या ये बात समझ में आती है? टोटल 45 मिला है. और सबकी एक साथ बात करें तो टोटल बॉटम 10 टीम्स अर्नड हाफ ऑफ देयर टोटल पॉइंट्स अगेंस्ट द अदर 9 टीम्स, विच इंप्लाइज कि 45 पॉइंट्स तो इनको आपस के मिले हैं मैचेस बिटवीन बॉटम 10 वाले, बिटवीन बॉटम 10 वाले, और 45 और मिले होंगे पॉइंट्स, क्योंकि हाफ पॉइंट्स तो इनको मिले हैं अपने बीच के मैचेस से. 45 और पॉइंट्स कहां से मिले होंगे? ये जो इनके मैचेस हुए हैं बाकी n टीम्स के साथ में, ये जो बाकी n टीम्स के साथ में इनके मैचेस हुए हैं, यहां से भी इनको 45 पॉइंट्स मिले होंगे. क्या ये बात समझ में आती है? बिकॉज दिस इज एक्चुअली द क्रक्स ऑफ दिस होल क्वेश्चन. ये 45 पॉइंट्स इनको मिले होंगे इन बाकी 10n पॉइंट्स में से, और 45 पॉइंट अगर इनको मिले हैं तो बचे हुए कितने पॉइंट हैं? 10n - 45. वो किसको मिले होंगे? वो इन n टीम्स को मिले होंगे, 10n - 45. और ये जो रिजल्ट है, ये जो पॉइंट्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ 10n मैचेस, एंड दीज आर द पॉइंट्स ऑफ 10C2 मैचेस. और फिर जो हमें और रिजल्ट मिलेगा इसके बाद में जो निकालेंगे, दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ NC2 मैचेस. क्लियर है? तो 10n - 45 पॉइंट्स टोटल n टीम्स को मिले होंगे फ्रॉम द मैचेस विद बॉटम 10 टीम्स. और हमें ये पता है क्वेश्चन के हिसाब से कि एग्जैक्टली हाफ ऑफ द पॉइंट्स अर्नड बाय टॉप 10 टीम्स, टॉप n टीम्स वर अर्नड इन गेम्स अगेंस्ट द बॉटम 10 टीम्स. ठीक है, तो अगर ये हाफ है पॉइंट्स, तो बचे हुए पॉइंट्स कितने होंगे? दोज विल ऑल्सो बी 10n - 45. दोज विल ऑल्सो बी 10n - 45. और ये पॉइंट्स आए हैं सारे के सारे इन n टीम्स के बीच के मैचेस से.
यानी टोटल पॉइंट्स कितने होंगे nc2, इक्वेशन बन गई हमारी. सो nc2 यानी n इंटू n माइनस 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू 10n माइनस 45. सो n स्क्वायर माइनस n विल बी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 20n माइनस 90. सो n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 90 इज इक्वल टू 0. 21n को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 21 को 15 एंड 6 में ब्रेक हो जाएगा. सो ये बन गया इक्वेशन हमारा n माइनस 15 इंटू n माइनस 6 इज इक्वल टू 0. यानी कि n की दो वैल्यूज पॉसिबल है. n कैन बी इक्वल टू 15 और 6. या तो n 15 होगा या फिर 6 होगा. क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक तो क्वेश्चन में हम आ गए. अगर n 15 होगा टोटल टीम्स हो जाएंगी 15 प्लस 10 25, और अगर n 6 होगा देन टोटल टीम्स विल बी 6 प्लस 10 यानी 16. तो यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आती है. अब इसके बाद में अगला स्टेप है, बिकॉज दोनों आंसर नहीं हो सकते, आंसर दोनों में से कोई एक ही होना है. एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छी बात यह की है एग्जाम में कि दोनों का आंसर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, अदरवाइज कुछ लोग उसको मार्क कर देते. यानी कि अभी भी यहाँ पे एलिमिनेशन हमें करना होगा, इनमें से कोई एक ही आंसर सही होगा. ओके, सो नाउ लेट अस थिंक. अगर 6 मैचेस हो, अगर n इज इक्वल टू 6 है, इफ n इज इक्वल टू 6, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 6, तो टॉप की जो n टीम्स हैं यानी 6 टीम्स हैं, उनके पॉइंट्स कितने होंगे टोटल? टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 10n माइनस 45 कितना हो जाएगा उस केस में? 10n माइनस 45 यानी कि 15 पॉइंट्स हुए, और प्लस 15 और पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि टोटल 30 पॉइंट्स होंगे टॉप की 6 टीम्स के. टॉप 6 टीम्स के टोटल पॉइंट्स होंगे 30 पॉइंट्स. क्लियर है? यानी कि ऑन एन एवरेज एक टीम के पॉइंट्स कितने हुए? 5. टॉप 6 टीम्स के लिए बात कर रहे हैं. और बॉटम 10 टीम्स के पॉइंट्स कितने हैं? बॉटम 10 टीम्स के टोटल पॉइंट कितने हैं वो तो फिक्स्ड है, 45 प्लस 45 यानी कि 90 पॉइंट्स है. यानी कि ऑन एन एवरेज उनके पॉइंट्स कितने हैं? 9 पॉइंट्स एवरेज. 9 का एवरेज आ रहा है उनका एवरेज 9 फिक्स्ड है, और यहां पे टॉप 6 टीम्स का एवरेज आ रहा है 5 पॉइंट्स. इज इट पॉसिबल? थिंक अबाउट इट. जिनका एवरेज 5 पॉइंट्स है वो टॉप n टीम में रैंक कर रहे हैं, और जिनका एवरेज 9 पॉइंट्स है वो बॉटम 10 में आएंगे. क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस इज इनकंसिस्टेंट, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल. यानी कि हमारा n इज इक्वल टू 6 तो नहीं हो सकता है. क्या ये बात समझ में आती है? n इज इक्वल टू 6 पे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो n इज इक्वल टू 6 तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है. बट अगर हम n इज इक्वल टू 15 ले लें, तब अगर n इज इक्वल टू 15 लेते हैं, इन दैट केस टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 10n माइनस 45, दिस विल बी इक्वल टू 150 माइनस 45 यानी 105 पॉइंट्स, और प्लस 105 मोर, तो 210 पॉइंट्स हो गए फॉर 15 टीम्स. तो डेफिनेटली इनका एवरेज अब जो आ रहा है 200 बाई 15, दैट इज ग्रेटर देन, दैट इज 14. तो अब जो एवरेज आ रहा है 14 पॉइंट्स का एवरेज, 14 पॉइंट्स का एवरेज आ रहा है, दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 9 पॉइंट्स. तो अब ये सिचुएशन हमारा पॉसिबल है, करेक्ट है. तो आंसर विल बी n इज इक्वल 15, बट हमें आंसर चाहिए n प्लस 10 का, तो आंसर विल बी 15 प्लस 10 25, ऑप्शन डी. क्या ये क्वेश्चन समझ में आता है? दिस इज वेरी टाइम टेकिंग एंड एग्जॉस्टिंग क्वेश्चन. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को करना नहीं है अगर ये इतना लंबा क्वेश्चन है, बट अगर इसका कोई पार्ट आता है या इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो डेफिनेटली अब हमको ये बातें समझ में आ गई हैं, तो हम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट. इज इट क्लियर? क्या ये बातें समझ में आई है? क्या इस क्वेश्चन में मजा आया? समझ में आया? ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है, बट समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं? ठीक है, ओके. सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. अगर सेशन पसंद आया तो इस सेशन को लाइक जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर करना है. और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया तो यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आस्क. प्रोबेबिलिटी पे भी आई विल अपलोड द सेशन, या तो आज रात तक कर देंगे या फिर कल मॉर्निंग में आई विल अपलोड द सेशन ऑन प्रोबेबिलिटी एज वेल. प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सवाल थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज पीएनसी का यूज भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी में काफ़ी सारे पूछे गए हैं जैट में, और उनको हम जब प्रोबेबिलिटी में करेंगे तो डेफिनेटली हमें चीज़ें समझ में आएंगी और मज़ा आएगा. और बस यही मज़ा लेते रहना है, और एग्जाम में भी यही करना है जैट में, बिकॉज जैट में टाइम मिलता है और क्वेश्चन फंसाने वाले आते हैं. तो अगर आप स्ट्रेस के साथ में जाओगे, इस सोच के साथ में जाओगे कि भैया हमारा तो नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर एग्जाम में फिर क्वेश्चंस बनेंगे नहीं. और अगर इस सोच के साथ में जाओगे कि मुझे अपना 100% देना है, चीज़ें समझ ली हैं, ठीक है, अप्रोचेस को सीख लिया है, और क्वेश्चन में खेलना है हमको, ठीक है, कोशिश करना है. जो अच्छी बॉल मिलेगी उस पर शॉट लगाएंगे, और जो बॉल स्किप करने वाली होगी, छोड़ने वाली उसको छोड़ देंगे. जो क्वेश्चन छोड़ने वाला उसको छोड़ देंगे, और जो क्वेश्चन अच्छा डुएबल होगा, लगेगा, तो उसको जरूर करेंगे. और एंजॉय करोगे पेपर को, तो डेफिनेटली पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे. सिमिलरली जो भी मॉक्स में भी दे रहे होंगे, तो वहाँ पे भी यही अप्रोच होना चाहिए हमारा. क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अदर सेशन. अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो जरूर कर लेना.